Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फहाम मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting higher marks in LAT with Waji Alvi Saab. Waji Alvi Saab is currently doing BA LLB Part 2 from Punjab University Law College, which is mashallah pioneer institute in terms of producing renowned lawyers and judges in overall country. बाकी उन्होंने लैट का जो है टेस्ट में किया, कैसे परफॉर्म किया, कितना अच्छा परफॉर्म किया और कैसे आपको भी वो एडवाइसेस देंगे, वो उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग लैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वजी अलवी साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू पार्ट ऑफ लैट, स्टूडेंट्स और व्यूअर्स की रहनुमाई के लिए फरमा दीजिएगा कि आपका इससे पहले एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था और लॉ की तरफ आपका कैसे फोकस हुआ। जी वहाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपना मुख्तसर सा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है तारुफ को दे देता हूँ। मैंने अपना जो मैट्रिक था वो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पसरूर से किया और मैंने उसमें से 87% मार्क्स लिए, जो कि 963 बन जाते हैं। उसके बाद मैंने अपनी एफएससी जो थी वो स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पसरूर से की और उसमें मेरे 77% मार्क्स थे। उसके बाद फिर मैंने 2 साल का गैप लिया क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में चला गया था। उसके बाद फिर मैंने लॉ की तरफ आया, तो फिर मैं लैट में अपीयर हुआ, फिर मैंने लैट का जो टेस्ट दिया, फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अ ग्रेट जर्नी। अच्छा, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि आपने जो है बताया कि अभी 2 साल का आपने डिले लिया था, तो 2 साल के डिले की वजह से कई बार क्यूरीज आती हैं जो कि मेरे माइंड में उसी टाइम आई है कि पीयू आया कोई मेरिट की कमी करती है कि मतलब 1 साल के बाद वो 1% या कुछ होता है कि वो उनको जो है वो कम करते हैं? इसमें डिडक्शन होती है आपकी 1 साल की 2%। तो अगर आप मेरा करें तो मेरी 4% डिडक्शन हुई थी, लेकिन क्योंकि मैंने लैट में मार्क्स अच्छे थे इस वजह से फिर मेरा वहाँ पे एडमिशन जो था वो सिक्योर हो गया। So you are माशाल्लाह सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसने 2 साल के बाद भी जो है, तो you are an example for PU लॉ कॉलेज। अच्छा, मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स जो हैं मतलब अब लॉ की तरफ जो भी आना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली पीयू के एडमिशन भी होने हैं, तो सबसे पहले तो बताएं कि लैट क्या है। स्टूडेंट्स जो मतलब पहली दफा आना चाह रहे देख रहे हैं वीडियो, उन्हें नहीं पता आया ये कंपलसरी है या आप दिए बगैर भी एडमिशन गेन कर सकते हैं, वैलिडिटी कितनी इसकी होती है, कैसे अप्लाई करना। तो ओवरऑल मतलब जो सबसे पहले पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लैट है क्या और इसके लिए कहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ और क्यों जरूरी है ये। सबसे पहले तो ये है कि एचईसी ने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसमें वो ये चीज का तयन करें कि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो एक टेस्ट सिस्टम के थ्रू, यानी आप कह लें कि जो क्राइटेरिया का सेट किया गया कि टेस्ट के थ्रू बच्चे आए, जो कॉम्पिटेंट बच्चे हैं वो आ गए। तो लैट के हवाले से सबसे पहले इसकी डिटेल में इस तरह से हम जाएंगे कि लैट का जो मतलब है वो बेसिकली यही है कि लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें आपके 75% एमसीक्यू 75 जो नंबर के एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद आपका एक ऐसे होगा और उसके बाद फिर आपकी एक पर्सनल स्टेटमेंट होगी। जो ऐसे है आपका वो 15 नंबर के इसके अंदर होगा और उसके बाद जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट वो इसमें 10 नंबर की होगी। तो ये टेस्ट इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ही यही था कि इससे पहले कोई भी स्टूडेंट जो था वो लॉ में एडमिशन ले सकता था, इसका कोई एक क्राइटेरिया सेट नहीं था, ना इसका कोई मेरिट था। तो बेसिकली लॉ की फील्ड को बेहतर करने के लिए इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये एचईसी की तरफ से सारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आप इसकी अप्लाई की तरफ आए तो आप अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे, जो भी एस्पिरेंट्स लॉ के, तो वो एचईसी की साइट पे जाएंगे, वहां से जाके जो इसके अंदर आप ऑनलाइन इसकी सारी एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, तो वहीं से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने अच्छा एचईसी की कौन सी वेबसाइट, आपने hec.com या कोई और वेबसाइट है? hec.gov.pk, hec.gov.pk, यहाँ पे आप जाएं, फिर वहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स होंगे उनमें देखें आप, जब लैट की आएगी तो फिर आपने वहां से जाके इसका कर लेना, अपने अप्लाई। ठीक है ठीक है। अच्छा, इधर से एक क्यूरी जनरेट होती है, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी आपने बता दिया कि एचईसी और ये इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि आपने लॉ के स्टूडेंट्स को लैट के थ्रू लेना है, ठीक है। अब क्यूरी ये जनरेट होती है कि एग्जांपल देते हैं किसी ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो टेस्ट पहले देना लाजमी होता है ताकि मेरिट बन सके, यानी कि जब आप के जो है जब भी एडमिशन ओपन होंगे उससे पहले आपका टेस्ट दिया हुआ होना लाजमी होता है या आप उसमें लिख सकते हैं कि आई एम वेटिंग?
नहीं, देखिए टेस्ट का जो है, जो सिस्टम आपका, अगर आपने जब टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, जब आपने एडमिशन लेना है, तो जाहिर बात है आपको लैट के अंदर आपने सिक्योर करने हैं मार्क्स, तो उसी की बेस पे फिर आपका मेरिट बनता है, इसलिए टेस्ट देना जो है ये जरूरी है। जरूर। सबसे पहले ठीक, आप टेस्ट देंगे लैट। ठीक है। सो यानी यानी उम्मीद है जैसे कि आप कह रहे हैं, एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताइएगा, लैब टेस्ट एक साल में कितनी दफा कंडक्ट हो रहे हैं अभी? जी, लैट का जो टेस्ट है वो एक साल में 2 दफा कंडक्ट होता है। ठीक इसका है। जो प्रोसेस है ये यही है कि एक साल में 2 दफा कंडक्ट किया जाता है। एंड वंस यू हैव टेकन द टेस्ट, उसके बाद वैलिडिटी टाइम क्या होता है वजीर साहब? जिसका वैलिडिटी टाइम जो है वो इसका 2 साल का है। एक अगर आप लैट टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो आइंदा के 2 साल के लिए वैलिड होगा। वैलिड होगा, ठीक है जी। अच्छा, आपने इसके वैलिडिटी के बारे में भी बता दिया और उसके बारे में बता दिया कि पहले दिया हुआ ना लाजमी है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो भी लेटेस्ट टेस्ट आने वाला है वो दे दें। अगर अगर कोई मतलब, एक तो इस बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा, आया कोई लैब टेस्ट एक्सपेक्टेड है इन आने वाले दिनों में, जो है जो स्टूडेंट्स जो है वो दे के रखें ताकि। जी अभी जी अभी जो रिसेंटली लैट का टेस्ट जो अभी कंडक्ट वो 8 अगस्त को हुआ है। उसके बाद से दोबारा ने लैट के लैट HEC ने इसको दोबारा से इसके जो किया है, इसका दोबारा से नोटिस जारी किया। उसमें ये है कि जो अगला जो एक्सपेक्टेड डेट आ रही है वो यही है कि आपकी 23 अक्टूबर को माइट पॉसिबल है कि आपका जो ये जो रजिस्ट्रेशन हुई है, जो 5 सितंबर को जिसकी लास्ट डेट थी, वो टेस्ट जो है वो HEC ऑर्गेनाइज करवाएगी। और वो मेरे ये आगे, क्योंकि इसकी कोई आप इन शॉर्ट टर्म आप ये नहीं कह सकते इस दिन ये लाजमी टेस्ट होगा। तो यही है कि ये ज्यादातर चांसेस हैं कि जो अभी एक्सपेक्टेड डेट सुनने में आ रही है वो 23 अक्टूबर आ रही है। ठीक है। और आया पंजाब यूनिवर्सिटी इससे एक क्यूरी सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रेस होती है कि ये वाला टेस्ट कंसीडर कर रही होगी या इससे पिछले वाला, क्योंकि हो सकता है एडमिशन उससे पहले अगर स्टार्ट हो गए तो वो ऐसे हो सकता है कि ये वाला टेस्ट कंसीडर ना किया जाए, मतलब जिन्होंने ये सितंबर 5 सितंबर को अप्लाई किया था। देखिए, जो अभी तक सुनने में आ रहा है वो यही है कि आप जिन बच्चों ने अगस्त 8 का टेस्ट दे दिया हुआ है वो तो ये टेस्ट जो इसमें अपीयर नहीं हो सकते, इनका नहीं है ये, वो इसमें नहीं अपीयर हो सकते, यानी एक कंजेक्टिव आप 2 दफा इसको नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, यानी एक बंदा जो है वो होते ज्यादा है, लेकिन एक बंदा साल में 2 ही दफा दे सकता है जी जी, इंडिविजुअल साल बेसिस। में। ठीक है, ठीक है, जी डन हो गया। अच्छा, अच्छा, दैट्स रियली गुड टू नो। अच्छा, अब तो यानी कि जिन्होंने अगस्त में अप्लाई किया वो आगे जो है ये सितंबर वाली में नहीं थे अप्लाई कर सकते, लेकिन सितंबर वाला टेस्ट अभी श्योरिटी नहीं है कि इट वुड बी कंसिडर्ड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन पर्पसेस आर नॉट, ऐसी बात है? नहीं, वो यही है क्योंकि साल में एक दफा जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन होते हैं वो साल में एक दफा होते हैं, ठीक है, ये इंटर के रिजल्ट के बाद। ठीक तो है। ये है कि जिन्होंने अगस्त 8 का टेस्ट नहीं दिया हुआ वो अगर इसमें अपियर होते हैं तो उनका रिजल्ट फिर वो यही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी फिर उसको कंसिडर कर लेगी अगर उनका रिजल्ट आ गया या फिर नहीं आया। लेकिन ये कि अगर एक बंदा जो लैट का पीछे टेस्ट दे के नहीं आया और वो या उसने अगर पास किया तो अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए आ रहा है, तो वो 2 दफा ये टेस्ट नहीं दे सकता। ठीक, ठीक, गार्ड द आइडिया, यानी यानी ये अल्टीमेटली वही बात है कि डिपेंड करेगा कि कब एडमिशन ओपन होते हैं, आया उससे पहले आपने टेस्ट दे चुके हैं, क्योंकि मेरिट अल्टीमेटली टेस्ट पे ही बनना है। आप वेटिंग नहीं उधर लिख सकते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ, जो है ना। आपने जी इसके जी, बेस सही पे बन बात रहा है। है तो आपने उससे पहले टेस्ट दिया होना चाहिए, वो जब भी है, वो जब एडमिशन एंड होंगे उससे पहले का आपको टेस्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। और ठीक है इसमें मैं एक बात ऐड जी, करना चाहूंगा कि जी, बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि आपका जो लैट का रिजल्ट नहीं आया होता, तो फिर वहां पे आपको अपने जो आपने जब पोर्टल पे जाना है PU के, जब आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो फिर वहां पे आपको फिर अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर ये है कि वो फिर आपने एक्सपेक्टेड मार्क्स लिख लेने हैं, लेकिन उसके बाद जब मेरिट बनेगा तो तब तो आपका रिजल्ट आ गया होगा, फिर आपने अपना ओरिजिनल जो ठीक है, उसकी ठीक है, एक हार्ड कॉपी या हार्ड फॉर्म में आपने उसको सबमिट करवाना। ठीक है, ठीक है। यानी द लास्ट डेट मेरिट वुड बी अपीयरिंग, उससे पहले हर सूरत में आपका लैट के नंबर आपको पता होने चाहिए, मतलब उससे अदरवाइज जो है ना वो आप रह जाएंगे, जो है ना। अप्लाई के दौरान आप जी जी बेनिफिट जी ले सकते हैं वेटिंग का, लिख के कि मैं वेट कर रहा हूँ अभी रिजल्ट का। जी जी जी। डन, बहुत शुक्रिया वजी अलवी साहब। अच्छा, माशाल्लाह इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। अच्छा, अब आते हैं, ठीक है, हमने लैट को ओवरऑल बता दिया। और मुझे बताएं, आया हर यूनिवर्सिटी लैट की परसेंटेज को ऐड करती है? जैसे आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि 30% जो है पंजाब यूनिवर्सिटी इज कंसिडरिंग फॉर टोटल एडमिशन जो है इनटू पंजाब यूनिवर्सिटी।
तो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में 30% लैट की वेटेज होती है, तो आया दूसरी यूनिवर्सिटी भी परसेंटेज कंसीडर करती है या डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉलिसी ये जो है वो खुद ही देखिए जो आप जब जी जी इसका जो एग्रीगेट की अगर आप बात करें तो जी उसमें तो 30% लैब के मार्क्स ऐड होंगे। तो ठीक है ये हर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इसकी जो पासिंग रेशियो पासिंग परसेंटेज है वो 50% है। आपने 50 नंबर लेने हैं तो आप पास होंगे। ठीक है लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आपको लैट में इसकी परसेंटेज को जरा इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक ठीक सही। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो है आपने लैट के बारे में ओवरऑल बता दिया, अब सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में आते हैं। एडमिशन हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई वगैरह कर दिया, उन्हें डेडलाइन का भी पता लग गया, उनको ओवरऑल ये भी पता चल गया कि वैलिडिटी जो है इतनी है, जो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उस बारे में पता चल गया। अच्छा अब मुझे बताएं लैट का सिलेबस क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए। जी लैब का जो सिलेबस है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके इंग्लिश के 20 MCQs आएंगे। उसके बाद आपका जीके जनरल नॉलेज होगा, वो भी 20 नंबर का होगा। इस्लामिक स्टडीज जो इसमें है वो इसमें 10 नंबर की होगी। इसमें पाक स्टडीज जो है वो आपकी 10 नंबर की होगी। उसके बाद आपका उर्दू होगा वो आपका 10 नंबर का होगा। और उसके बाद आपके बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, वो इसमें आपके 5 नंबर के होंगे। यानी इस तरह से ये आपके जो MCQs का पोर्शन है वो 75 मार्क्स का बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका एक पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे। जो ऐसे है इसमें वो इसमें 15 नंबर का ऐसे है और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट है। यानी इस तरह से अगर हम सबको कंबाइन करें तो 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। और इसकी तैयारी के हवाले से यही है कि बुक्स जो हैं डॉगर्स की बुक्स हैं, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं, आप इसके अलावा बहुत ज्यादा गाइडलाइंस भी हैं इसमें। कोई आप यूट्यूब से इसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी आप आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल इसको पढ़ने के लिए, लेकिन बेहतर ऑप्शन यही है कि अगर आप किसी बुक से पढ़ें इसको। ठीक ठीक माशाल्लाह। अच्छा अब आते हैं आप इसके पोर्शन के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की तरफ। आपने बताया 20 मार्क्स के इंग्लिश के आ रहे होते हैं, इंग्लिश में क्या क्या वो पूछ रहे होते हैं आपसे। जी इंग्लिश में बेसिकली ये देखेंगे कि आपने जो आपका पिछला 12 साल एकेडमिक आपने जो पढ़ा हुआ है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, ये उसकी बिना पर टेस्ट ये लिया जाएगा। उसमें आपके सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे। यानी आपके ये कोई इतनी बड़ी वो आप रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कागजी आउट ऑफ सिलेबस आ गए इस तरह से। ये बेसिकली आम से जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप कह लें कि बोलते हैं अल्फाज उनका, यानी ये आप ये नहीं कह सकते कि ये इतना टफ है। ये बेसिकली इंग्लिश में यही चीजें हैं ज्यादातर उन्होंने जो इसमें प्रेपोजिशन आ जाएगी इसमें। तो ये चीजें जो बेसिक्स आप पढ़ के आए होते हैं वही आपसे पूछी जाती ठीक ठीक ठीक। यानी यानी कि इस तरह की एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि एफएससी से को आगे बियॉन्ड लेवल कोई बीए या एमए लेवल की जो है इंग्लिश डाल देते हैं तो स्टूडेंट्स को समझ ना आए। इंटोनियम सिनोनियम्स उसी तरह के वर्ड्स जो हम रोजमर्रा इंग्लिश में भी पढ़ रहे होते हैं और खुद भी बोल रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड वर्ड्स आ रहे होते है। हैं। जी जी इसी सो अच्छा अब इंग्लिश का सिनोनियम्स एंटोनियम्स का आपने बता दिया। अब आते हैं जनरल नॉलेज इस्लामियत। जनरल नॉलेज में बताएं किस लेवल का जनरल नॉलेज आ रहा था, बहुत मुश्किल आ रहा होता है या ओवरऑल जनरल जिस तरह पाक स्टडी वगैरह में ओवरऑल हम पढ़ लेते हैं या डोगर्स वगैरह में पढ़ लेते हैं इस तरह का आ रहा होता है। ये जर्नल नॉलेज का आप कह लें कि आपकी जो ये मिड में होगा। यानी ना इतना मुश्किल होगा ना इतना आसान होगा। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे MCQs होते हैं जो आपको नहीं पता होते, लेकिन ये कि आपकी जनरल नॉलेज पे थोड़ी सी इसमें ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए। यानी जनरल नॉलेज की अगर आप कोई आम सी बुक पढ़ लें तो आपका इसमें कवर हो जाएगा ये सारा जनरल। यानी आप कह लें कि ये मिड में है, कोई इतना ज्यादा नहीं है, इतना ठीक इतनी ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस कोई ठीक ठीक ठीक। अच्छा इसके अलावा आपने पाक स्टडीज का कहा है और मैथमेटिक्स का कहा है। पाक स्टडी मैथमेटिक्स इस्लामिया। जी जी अच्छा इन बारे में भी आज कितने कितने हैं और क्या जी किस तरह के आते हैं। जी पाक स्टडीज जो है ये भी 10 नंबर का आता है। इसमें आपका बेसिक पाकिस्तान के हवाले से बात की जाएगी, पाकिस्तान के बारे में पूछा जाएगा। वो जो आप पाक स्टडीज पढ़ के आए हैं पीछे उन्हीं में से आएगा। तो उसके अलावा यही है कि जो आपने अपने पीछे पढ़ा है वही आपने आगे इसको जाके एलैबोरेट कर देना और वही आगे आपने लिख देना। इस्लामिक स्टडीज में एक मैं मिसाल आपको इस तरह जो मैंने MCQs देखा था, जब मैंने लैट में अपीयर हुआ तो यही था कि आप वसल्लम की बीवियां कितनी हैं, जंगों के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये कोई इतना ज्यादा ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी इजीली बंदा कवर कर देता है। उर्दू में इसके बाद ये होता है कि वो ग्रामेटिकली तौर पे उर्दू की कुछ चीजें पूछ लेते हैं कि तारीफ पूछ लेते हैं, फेल की तारीफ, इसमें मुज़क्करा इसमें मुआरफा इस तरह के।
तो ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद जो बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है उसमें आपके परसेंटेज वो कैसे निकालनी है, एक बंदे क्लास में इतने हैं, लड़कियों के रेशियो कितने हैं, यानी ये बेसिक्स में जो आपने 6th क्लास में पढ़ा है, जो आपने 8th में पढ़ा है, ये बेसिक वही चीज है। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स को आपने सिलेबस के बारे में ओवरऑल बता दिया, इसके अलावा हाँ सच ऐसे रह गए दो, एक आपने बताया जी जी पर्सनल स्टेटमेंट आती है और एक ऐसे आता है। ऐसे जी। मुझे बताएं एक तो कैसे आपने जो है वो खुद जो है वो कवर किया और कहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं और किस लेवल का ऐसे आता है? देखिए ऐसे जो है वो तो आपको, आप कह लें कि आउट ऑफ सिलेबस ही आएगा, लेकिन वो कोई ऐसा इतना मुश्किल नहीं होगा। वो आपसे कोई बैन अवी ऐसी या अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर पूछ सकते हैं। उसका ऐसे आपने लिखना है, वो आउट ऑफ सिलेबस ही आएगा। वो तो आप उसकी उम्मीद, ये भी हो सकता है रिपीट हो जाए, लेकिन बेहतर यही है कि जब आपने उसको लिखना तो अपने अल्फाज में लिखें। उसके बाद जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसमें आपने यही लिखना है कि मैं वकील क्यों बनना चाहता हूँ। तो उसमें ठीक जो आपके अपने थॉट्स हैं, जो आपके रियल थॉट्स हैं, वही आप आगे शेयर करें। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, हमने बात करते हुए देखे इस्लामियत के पुराने एमसीक्यूज जो मतलब जो आपने डिस्कस किए थे, जो आपने किए थे वो आपने लैट के वो 5 पेपर्स के एमसीक्यूज बताए। इसी तरह मुझे बताइएगा अगर आप एग्जांपल दे सकें बाकी सब्जेक्ट्स की भी, अगर कोई आपको क्वेश्चन या लाइक पाक स्टडी की कोई एक एग्जांपल दे सकें, इसके अलावा जो है क्या नाम है जनरल नॉलेज की कोई एक एग्जांपल दे सकें तो स्टूडेंट्स को जरा ईजीनेस रहेगी, है ना? जनरल नॉलेज का मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो जनरल नॉलेज में मुझे क्वेश्चन याद है वो यही था कि अक़वाम मुत्तहिदा का उस वक्त का जो सेक्रेटरी था जनरल, वो आया था हमें, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, ये जीके में आया था हमें। उसके अलावा आप कह लेंगे इस्लामिक स्टडी में मैंने बता दिया जैसे आपको कि जी आप सल्लम की बीवियां कितनी थी। ठीक है ठीक है। उसके अलावा जो बेसिक बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है वो तो मुझे ऐसा चीजें याद नहीं, क्योंकि वो एक ठीक स्टेटमेंट थी, वो तो बंदा नहीं इतने ठीक रख ठीक सकता। उसके अलावा यही है कि इंग्लिश के आप सिनोनिम्स कह लें कि वही जो हमने पढ़े हुए थे वही आए थे, कोई ऐसा ठीक चीजें मुश्किल नहीं ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा, और ऐसे कौन सा आया था आपको इंग्लिश का और कितने वर्ड्स का आप लिख के आए थे? आप खुद किस में अटेम्प्ट करके आए थे? और इसको इसको थोड़ा सा एलेबोरेट, क्योंकि ऐसे इज द ट्रिकी पार्ट फॉर स्टूडेंट्स जो है ना, जो भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चेक होना होता है। तो उस बारे में बताइएगा कि कैसे जी मेक श्योर कर सकते हैं। जी। ऐसे जो आया था हमें वो तो मैंने उर्दू में ही लिखा था, ठीक है जो मैंने चूज किया था। तो वो जो उन्होंने जितने वर्ड्स का उन्होंने कहा था मैंने उतने वर्ड्स का किया था। मुझे जो ऐसे आया था वो ये आया था, पाकिस्तान और मगरबी इस्लाम और मगरबी इस्लाम, ठीक है उस हवाले का उनका मुवाजना किया गया था, तो वो मैंने एक लिखा था। तो उसमें मैंने उर्दू में सारा लिखा था। उसके बाद आगे आपका जो आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट आ गई, उसमें मैंने जो अब मेरे थॉट्स थे वो मैंने लिखे थे। तो ये मैंने सारा जो था ये ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट मैंने दोनों अपनी उर्दू में लिखे। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, आपने अभी तक मेरे ख्याल में हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं लैट के स्टूडेंट जो देख रहे हैं। आप अपने मार्क्स बता दें ताकि स्टूडेंट्स को अंदाजा हो उसके कि जो है वजी अलवी साहब का खुद का जो है कितने मार्क्स जी मेरे लैब में 77 मार्क्स थे। मैंने 70 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 100। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और ये इसमें से एमसीक्यू साइड पे कितने थे और ऐसे में कितने थे आपके? ये पता चलता है कि ये नहीं, मेरे ये जो, नहीं पता? जी जी, मेरे एमसीक्यूज मेरे ख्याल से थोड़े से थोड़े क्या आप कह लें जरा गलत हुए थे। लेकिन ये था कि मेरे जो 25 में से 18 नंबर आए थे, इसमें से जो एसए के थे और जो पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक इसमें से ठीक, मेरे 25 नंबर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी अच्छी बात है 25 में से जो 18, सॉरी सॉरी, 25 में से 18। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, यानी जो स्टूडेंट जो भी सॉरी टीचर चेक कर रहा था इन्विजिलेटर, उसने माशाल्लाह बड़ा असर आया है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि स्टूडेंट्स कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि ऐसे ही मार्क्स ले सकें जिस तरह आप जो है वो ऐसे और उसमें गेन कर पाए। देखें, जो सबसे पहली बात मैं ये करूंगा कि हम लोगों की सुन के चलते हैं। हम कहते हैं कि जो उसने ये लिखा था तो उसके इतने नंबर आ गए तो मैं जी भी वही लिख के आऊंगा। जी तो जी मेरा यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जो आप अपने रियल थॉट्स हैं आप वही आगे शेयर करें, क्योंकि जो आपने वो लिखना है फिर वो मेजोरिटी वो नहीं लिखेगी, क्योंकि आपके फिर वो आप एक किस्म के अगर आपको चेकर अच्छा मिल जाए तो फिर वो जरा सब पेपर को जब पढ़ता तो फिर वो आपका जरा अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर देता कि इस बच्चे ने थोड़ा डिफरेंट लिखा है। अगर आप किसी बुक से याद करके जाएंगे तो उसका इतना एक्सपीरियंस तो हो गया होगा कि वो चेक करके इजीली जज कर सकेगा कि ये इसने, जो बंदा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा, 100 में से अगर एक बंदा डिफरेंट जा रहा है
तो फिर बेसिकली ज्यादा चांस है उसका जो पेपर है वो भी अच्छे तरीके से चेक होगा और उसकी आपको उसके नंबर भी ज्यादा दिए जाए। दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आई टोटली एग्री टू इट। बिल्कुल ऐसे ही है कि अपनी थॉट्स लिखनी चाहिए जो है। अच्छा, आपने इंग्लिश ऐसे के बारे में बता दिया, इंग्लिश के कंटेंट के बारे में ओवरऑल बता दिया कि एफएससी लेवल पे आ रहा होता है इतनी उसकी वो। अच्छा मुझे बताएं, इन सब के अलावा आया आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ऑनलाइन इसकी सारी स्टडी की जा सकती है लैट की, या कोई ट्यूशन वगैरह, या मतलब जिसे कहते हैं एकेडमी जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आपको पुश चाहिए इसको पढ़ने के लिए। अगर आप समझते हैं कि आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं तो फिर आप फिर एक चीज पे स्टक ना रहें, क्योंकि ये इसका जो मटेरियल है ये बहुत ज्यादा वास्ट हो गया हुआ है। तो आपको चाहिए फिर आपको यूट्यूब से भी ऑनलाइन भी जहाँ से भी आपको इसका मटेरियल मिले आप उसको कलेक्ट करें। अगर आप समझते हैं कि आप अकेडमी में जाके तैयारी कर सकते हैं तो आप वहां पे जाएं। ये बेसिकली आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि क्या आप इसको घर बैठ के करना चाहते हैं या फिर आप इसको किसी एकेडमी में जाके टोटल ब्रीफ के साथ करना चाहते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है। क्या वैसे अगर मेरी आप राय पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप इसको कर सकते हैं तो फिर आप बुक्स पढ़ें और इसके लिए जाएं आगे। माशाल्लाह। और जो है घर प्रिपरेशन के लिए हमारे वीडियोस बार बार देखें। जी वो आप आपकी वीडियोस देखें। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और नहीं भाई, जो अगर बेनिफिशियल लगती है तो देखिए, नहीं तो कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा कि जी अगर आपको याद हो तो पिछले सालों में, एक दो सालों में पंजाब यूनिवर्सिटी का तो ऑब्वियसली आप पढ़े हुए हैं तो आप देखते ही रहते होंगे, इसके अलावा भी अगर यूनिवर्सिटीज का कमेंट कर सकें कि क्या मेरिट्स रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके, जो जो पाइनियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आजकल जाने जाते हैं, तो उनके बारे में अगर ब्रीफ कर दें तो स्टूडेंट्स को पता चल सके। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पिछले साल का जब हम आए थे तब तो उसका मेरिट 77% पे जाके क्लोज हुआ था। ठीक है। तो उसके अलावा जो आप पिछले साल का कर लें तो फिर वो 78.67 समथिंग के पास राउंड अबाउट यहीं पे जाके क्लोज हुआ था। तो अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनका भी मेरिट जो है वो, अगर आप IIU की बात करें तो उनका भी एक अपना क्राइटेरिया, उनका एक अपना मेरिट है। अगर आप दूसरे लॉ कॉलेजेस की बात करें तो हर इस हवाले से हर यूनिवर्सिटी का एक अपना मेरिट है। तो इसमें बेहतर यही है कि अगर आपने जिस इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना है तो फिर आप जरा उसका मेरिट देख के आप उसके पिछले साल के पहले मेरिट को कंपेयर करें फिर आप इसके लिए। ठीक ठीक। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स जो लैट देना चाह रहे हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उनके लिए कोई फाइनल एडवाइस हो आपके पास? जिनके लिए फाइनल एडवाइस यही है कि मेहनत करें, पढ़ें और इसको सीरियस लें। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लैट में स्कोर करते हैं तो फिर आपका एडमिशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में सिक्योर है। आप एक मदर ऑफ लॉ कॉलेज में आएंगे, आप वहाँ की कल्चर को देखेंगे, आप फिर खुद को महसूस करेंगे कि आप किसी वाकई इंस्टीट्यूशन में आए। माशाल्लाह। और जैसे कि वजी अलवी साहब ने इससे पहले भी मेरे साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, तो देयर वाज अ वेरी गुड एडवाइस रिलेटेड टू नंबर के, चूंकि 30% वेटेज है, सो एवरी 3.3 क्वेश्चंस करेक्टेड मींस वन एब्सोल्यूट गोइंग अपवर्ड। ठीक है, तो हो सकता है आप एफएससी और मैट्रिक में किसी वजह से अगर नहीं बेहतर परफॉर्म कर पाए, कोई भी रीजन हो सकती है, तो अल्टीमेटली आप सिर्फ टेस्ट की बेसिस पे भी, टेस्ट की मतलब अल्टीमेट से मुराद ही नहीं कि ऑब्वियसली एफएससी मैट्रिक के भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, लेकिन मतलब टेस्ट की बेस पे भी एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट ने 15% सिर्फ टेस्ट में लिया और आपने 25% परफॉर्म कर लिया, सो इवन इफ यू हैव कम 65% फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड, तो आपका वो जो है 10% तो इधर से ही ऊपर हो जाएगा, तो चांसेस आपके काफी सारे बढ़ जाएंगे। सो टेक लैट वेरी सीरियसली जो है, और मेक श्योर कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें और हर सोर्स को कंसल्ट करें। तो वजी अलवी साहब, रियली थैंक्स माशाल्लाह सेकंड इंटरव्यू देने का, और बहुत अगेन जिसे कहते हैं कि अच्छा लगा, और बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन भी मिली आपसे। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग लैब टेस्ट जो है वो कवर होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वजी अलवी साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।